हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में बेक टाइट्रेशन के बारे में बात की थी। ठीक है, हमने देखा था कि बेक टाइट्रेशन क्या होती है, कैसे हम उसकी क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। ठीक है, आज हम एक और डिफरेंट टाइप की टाइट्रेशन के बारे में बात करते हैं, दैट इज डबल टाइट्रेशन। क्या नाम है? डबल टाइट्रेशन। ठीक है, इसको डबल टाइट्रेशन इसलिए बोलते हैं हम क्योंकि इसमें हम डबल इंडिकेटर को काम में लिए लेते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल टाइट्रेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डबल टाइट्रेशन क्या होती है और इसके बारे में बात करते हैं कुछ। डबल टाइट्रेशन, अगर हम डबल टाइट्रेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम दो इंडिकेटर काम में लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन जो होता है दैट इज फिनोफ्थेलिन, HPH इसे बोला जाता है। ठीक है, या फिर कहीं कहीं आप इसको PHP लिखा हुआ मिल सकता है आपको, HPH या PH शॉर्ट फॉर्म में, फिनोफ्थेलिन। और एक इंडिकेटर हम काम में लेते हैं दैट इज मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज जिसे हम बोलते हैं MEOH, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, इनके लिए जो कलर ट्रांजिशन रेंज होती है, कलर ट्रांजिशन रेंज, जिसे हम बोलते हैं CTR, फिनोफ्थेलिन के लिए होती है ये अराउंड 8.3 से 10 के आसपास। और आपके पास मिथाइल ऑरेंज के लिए जो रेंज होती है दैट इज 3.2 से 4.4 के आसपास होती है। ठीक है, 8.5 या 8.3 से 10 और 3.2 से 4.4 के बीच में इसकी क्या होती है? CTR रेंज होती है, मतलब कलर रेंज होती है। मतलब कहने का ये कि इन दोनों के बीच में आसपास अगर पीएच आती है, आपकी पीएच की रेंज, तो ये फिनोफ्थेलिन क्या है? अपना कलर शो करता है। ठीक है, इंडिकेटर के फॉर्म में कि आपकी रिएक्शन क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है। या फिर पीएच की रेंज आपके 3.2 से 4.4 के आसपास कहीं हो, ठीक है, इन दोनों के आसपास, तो मिथाइल ऑरेंज अपना कलर शो करता है। ठीक है, मतलब ये है कि मान लो आपने pH 9 ले ली और आपने उसमें मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डाल दिया, तो आपको कोई कलर नहीं दिखाई देगा क्योंकि उसकी वो रेंज ही नहीं है। ठीक है, वैसे ही आपने मान लो 4 pH ली और उसमें आपने फिनोफ्थेलिन डाल दिया, तो 4 pH पर फिनोफ्थेलिन कुछ वर्क नहीं कर पाएगा क्योंकि वो कलर ही शो नहीं कर पाएगा। उसकी रेंज ही कौन सी है? 8 टू लेके 10 के बीच में, ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है, चलिए पहली बात तो ये हो गई। तो डबल टाइट्रेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम यहाँ पे दो इंडिकेटर काम में लेते हैं। ठीक है, फिनोफ्थेलिन और आपका मिथाइल ऑरेंज, जिनके CTR की रेंज ये है। पहली चीज तो ये हो गई। सेकंड चीज अगर हम बात करें कि हम कौन सा इंडिकेटर काम में लेंगे, सूटेबल, सूटेबल इंडिकेटर कौन सा काम में लेंगे? किसी भी रिएक्शन के लिए अगर हमें सूटेबल आपका इंडिकेटर काम में लेना है तो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे? तो हम इन दोनों का मिड पॉइंट लेते हैं, मिड पॉइंट ऑफ CTR ऑफ इंडिकेटर, वो किसके इक्वल होना चाहिए? लगभग इक्वल होना चाहिए इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, जो भी आप रिएक्शन काम में ले रहे हो, इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ पीएच। ठीक है, जो भी आप रिएक्शन वगैरह काम में ले रहे हो, जो भी आप रिएक्शन वगैरह काम में ले रहे हो उसके पीएच के बराबर। ठीक है, इक्विवेलेंस ऑफ पीएच, या फिर ऐसे लिख लीजिए पीएच ऑफ इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट पर जो आपकी पीएच आती है, कहने का मतलब ये है कि आप कोई रिएक्शन कर रहे हो, उसका उसमें कुछ ना कुछ इक्विवेलेंस पॉइंट तो आता ही है, हमें पता है, हमने पढ़ा है। उस इक्विवेलेंस पॉइंट पर क्या पीएच है, उस पीएच के बराबर अगर इन दोनों से पीएच की रेंज किसी के बीच में आती है, आसपास आती है, तो हम वो सूटेबल इंडिकेटर काम में लेंगे। जैसे मान लो हमने कोई रिएक्शन करवाई और हमें पता चला कि ये उसका इक्विवेलेंस पॉइंट है। ठीक है, और उस इक्विवेलेंस पॉइंट पर ये पीएच है, मान लो आपके पीएच आई 9। ठीक है, पीएच कितनी आ गई? 9। तो पीएच अगर 9 है, तो पीएच अगर 9 है तो हम कौन सा सूटेबल इंडिकेटर हम इसमें काम में लेंगे?
तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर pH 9 हमने लिया है फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट या किसी भी इक्विवेलेंस पॉइंट पर, तो उसके लिए जो सूटेबल इंडिकेटर इन दोनों में से कौन सा होगा, ये वाला या ये वाला? ये वाला इंडिकेटर होगा, क्योंकि इस इंडिकेटर की pH का जो मिड पॉइंट है, अगर हम लें 8.3 से 10 का जो मिड पॉइंट है लगभग 9 के आसपास आएगा, वो इस pH के बराबर है। तो इस pH पर ये इंडिकेटर आपका क्या है, कलर शो कर देगा, अपना कलर दिखा देगा और हमें पता चल जाएगा कि भाई रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ठीक है, अभी मान लो आपके पास pH आ गई 4 और आपने फिनोफ्थेलिन काम में ले लिया, तो वो कोई कलर शो ही नहीं करेगा। उस कंडीशन पर हमें कौन सा pH काम में लेना, आपका इंडिकेटर काम में लेना पड़ेगा, मिथाइल ऑरेंज। क्लियर है? इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है ना, वो सब हम भी देखेंगे। तो देखिए सूटेबल इंडिकेटर हम कैसे डिफाइन करते हैं, मैंने आपको बता दिया कि मिड पॉइंट ऑफ CTR ऑफ इंडिकेटर वो लगभग किसके होना चाहिए, pH ऑफ इक्विवेलेंस पॉइंट के। क्लियर? अब यहाँ हम बात करते हैं, जो भी हम टाइट्रेशन वगैरह कराते हैं वो हम टाइट्रेशन कराते हैं Na2CO3 की विथ HCl। Na2CO3 की हम रिएक्शन कराते हैं, टाइट्रेशन कराते हैं किसके साथ, HCl के साथ। तो देखिए होता क्या है, Na2CO3 में Na+ आयन होते हैं और साथ में CO3 2- आयन भी होते हैं। ठीक है, HCl में H+ होगा और Cl- होगा। अब ये CO3 2- किसके साथ रिएक्शन करेगा, H+ के साथ। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपके पास CO3 2- रिएक्शन करेगा HCl के साथ, एक H+ ये लेगा स्टार्टिंग में, HCO3- बनेगा, पहले एक HCl H+ लेगा, उसके बाद दूसरा H+ लेगा। ऐसा नहीं कि कभी भी कोई रिएक्शन में कोई किसी की 3 H+ डोनेट करने की कैपेसिटी है तो तीनों H+ एक साथ डोनेट कर देगा, ऐसा नहीं होता है। या किसी की 3 H+ लेने की टेंडेंसी है तो वो तीनों H+ एक साथ ले ले, ऐसा नहीं होता है। पहले एक H+ लेगा, फिर प्रोडक्ट बनेगा, फिर वो दोबारा आपका क्या लेगा, एक और H+ लेगा। इस तरह से आपकी रिएक्शन होती है। ठीक है, HCO3- और HCl- आपके पास बन गया। ठीक है, मान लो इस पॉइंट पर आपके फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आता है, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट। क्लियर है? फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आता है इस रिएक्शन पर। जब हम इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखते हैं pH, ये pH की वैल्यू आती है लगभग 9 के आसपास। ठीक है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि HCO3- की जो pH रेंज आती है फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पर वो कितनी आती है, 9 आती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर pH 9 है इक्विवेलेंस पॉइंट पर, तो इसके लिए जो सूटेबल इंडिकेटर होता है फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए वो कौन सा होता है, आपका फिनोफ्थेलिन। क्योंकि फिनोफ्थेलिन की जो CTR रेंज है उसका जो मिड पॉइंट है या एवरेज अगर हम लेते हैं वो किसके इक्वल आ रहा है, लगभग 9 के आसपास। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एट फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट फिनोफ्थेलिन या फिर फॉर फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट फिनोफ्थेलिन will be a suitable indicator। मतलब फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए हम जो इंडिकेटर काम में लेते हैं इस रिएक्शन के लिए Na2CO3 और HCl के लिए, तो सूटेबल इंडिकेटर कौन सा होता है, आपका फिनोफ्थेलिन होता है। क्लियर है? बिकॉज CTR that is 8.3 plus 10 divided by 2 is equal to 9.15, nearly equal to 9, equal to the pH of equivalence point। जो CTR का मिड पॉइंट है, दोनों को ऐड किया, एवरेज किया, मिड पॉइंट वो लगभग 9 के बराबर है, जो किसके इक्वल है, pH ऑफ इक्विवेलेंस पॉइंट के इक्वल है। इसलिए हम फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो हम कौन सा इंडिकेटर काम में लेते हैं, फिनोफ्थेलिन। अब अगर आप यहाँ पे मान लो मिथाइल ऑरेंज को काम में ले लो, इंडिकेटर मैंने आपको बताया था काम क्या होता है उनका, कि वो कलर शो करते हैं, जैसे pH चेंज होती है कलर शो करते हैं और आपको बता देते हैं कि आपका रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। बट अगर आपने गलत इंडिकेटर काम में ले लिया
तो आपको कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि आपकी रिएक्शन कंप्लीट कब हो गई। ठीक है, आप कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो इंडिकेटर का काम ही ये होता है कि कब रिएक्शन कंप्लीट हो गई उसके बारे में बताना। तो सूटेबल इंडिकेटर भी हमें पता होना चाहिए कि हाँ कौन सी रिएक्शन के लिए हमें कौन सा सूटेबल इंडिकेटर काम में लेना चाहिए। तो फर्स्ट इक्विवेलेंस अगर आपको चाहिए पॉइंट तो हम फिनोफ्थेलिन को काम में लेते हैं। क्लियर है ये चीज़? चलिए एक बार इसे बात नोट कीजिए, फिर हम सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट फिनोफ्थेलिन सूटेबल इंडिकेटर रहेगा, या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट will be detected by only phenolphthalein। केवल फिनोफ्थेलिन ही क्या करेगा, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट को डिटेक्ट करेगा। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं अपने सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट की। भाई HCO3 माइनस आपके पास बन गया सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट। आपके पास HCO3 माइनस है, ठीक है, वो फिर से HCl से रिएक्शन करेगा। ठीक है, क्योंकि एनायन है तो H प्लस लेगा डेफिनेटली। क्या बनेगा आपके पास, H2CO3 बनेगा प्लस Cl माइनस बनेगा। ये होगा आपका सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर जो pH आती है उसकी रेंज होती है लगभग 4 to 5 के आसपास। ठीक है, फर्स्ट में कितनी थी HCO3 माइनस की, लगभग 9 के आसपास। ये वीक एसिड होता है आपका, इसकी रेंज होती है आपके पास लगभग 4 से 5 के भी आसपास। ठीक है, अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो इस pH रेंज के लिए, मतलब सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट पर pH है आपकी ये, तो इसके लिए सूटेबल इंडिकेटर कौन सा होगा, मिथाइल ऑरेंज। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि उसकी रेंज इन दोनों के आसपास है, बीच में है। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं जरूरी कि हम एग्जैक्ट मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, लगभग होनी चाहिए। अब हम फिनोफ्थेलिन तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि फिनोफ्थेलिन की तो रेंज ही 9 के आसपास आती है, तो वो तो हम काम में नहीं ले सकते यहाँ पर। तो हमारे लिए सूटेबल इंडिकेटर कौन हो गया, मिथाइल ऑरेंज। बस यही चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है यहाँ, कि मिथाइल ऑरेंज MEOH विल बी सूटेबल इंडिकेटर फॉर सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, बिकॉज द मिड पॉइंट ऑफ CTR कितना है आपके पास, लगभग 3.2 से 4.4 डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है, 7.6 डिवाइड बाई 2 दैट इज 3.8 के आसपास, नियरली इक्वल टू 4। ठीक है, इक्वल टू है किसके, pH एट इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, इसलिए हमारे लिए सूटेबल इंडिकेटर जो होगा वो कौन होगा, आपका मिथाइल ऑरेंज। इसका मतलब ये हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट विल बी डिटेक्टेड बाय ओनली मिथाइल ऑरेंज। केवल मिथाइल ऑरेंज ही आपके सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट को क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, आपने इसकी जगह अगर फिनोफ्थेलिन ले लिया तो यहाँ फिनोफ्थेलिन आपको कभी भी सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट के बारे में नहीं बताएगा। ठीक है, क्लियर है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए इसे एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इसके आगे की कहानी। चलिए अब हम देखते हैं कि टाइट्रेशन हम कैसे करते हैं और कैसे हम फिनोफ्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, डबल टाइट्रेशन में।
तो सबसे पहले हम आपकी टाइट्रेशन कराते हैं Na2CO3 वर्सेस HCl में, ठीक है। मतलब Na2CO3 और HCl की आपका करा रहे हो, टाइट्रेशन करवा रहे हो, क्लियर है। तो देखिए हम क्या करते हैं, हमने एक फ्लास्क लिया, ठीक है, एक फ्लास्क लिया हमने, और इसमें हमने फिल कर दिया आपका HCl, Na2CO3 हमने इसमें फिल कर दिया, ठीक है। साथ में हमने इसमें फिल किया आपका फिनोफ्थलीन HPH, क्लियर है। ब्यूरेट लेते हैं हम एक, और इस ब्यूरेट में हमने क्या फिल किया है आपका HCl, ठीक है। HCl हमने फिल कर दिया यहाँ पर, ठीक है। हम टाइट्रेशन करा रहे हैं Na2CO3 की किसके साथ, HCl के साथ, ठीक है। यहाँ पे आपकी नोजल हो जाएगी, ठीक है जिसको ओपन क्लोज करके आप क्वांटिटी को डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आपकी HCl आप मिक्स कर रहे हो ड्रॉप बाय ड्रॉप Na2CO3 में, क्लियर है। चलिए यहाँ तक ये आपका HCl फिल किया हुआ है। अब मान लो हम इसमें दो केस लेते हैं, ठीक है। पहला केस तो ये लेते हैं कि अगर हम केवल HPH दैट इज फिनोफ्थलीन को काम में लें, मिथाइल ऑरेंज को काम में नहीं लें। फिर हम सेकंड केस लेंगे जब हम केवल मिथाइल ऑरेंज को काम में लें और फिनोफ्थलीन को काम में ना लें, तब क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस हम देखते हैं पहले व्हेन ओनली phenolphthalein HPH will use or is used जब आप केवल फिनोफ्थलीन को काम में लेते हो, ठीक है। तो देखिए रिएक्शन क्या होगी आपकी, Na2CO3 प्लस HCl, ठीक है। क्या बनेगा आपके पास, NaHCO3 सबसे पहले बनेगा और साथ में बनेगा आपके Cl माइनस आयन, ठीक है। और यहाँ पर होगा आपका फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, क्लियर। अब फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट को कौन डिटेक्ट करता है, फिनोफ्थलीन, बिल्कुल करेक्ट है। और हमने इंडिकेटर, सूटेबल इंडिकेटर कौन सा काम में लिया है, फिनोफ्थलीन लिया। इसका मतलब ये आपके फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट को डिटेक्ट कर पाएगा, बिल्कुल सही है। इट विल डिटेक्ट फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, क्लियर यहाँ तक। तो चलिए फर्दर रिएक्शन होगी NaHCO3 की, क्योंकि आप HCl ऐड करते जा रहे हो, फिर से HCl से रिएक्शन करेगा। इस बार क्या बनेगा, Na2H2CO3 बन जाएगा, साथ में आपका Cl माइनस, ठीक है। ये Cl माइनस Na प्लस के साथ होके NaCl बना लेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आएगा आपका सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट। अब आप मुझे बताइए सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट को कौन डिटेक्ट करता है, बिल्कुल सही, मिथाइल ऑरेंज। यहाँ पर हमने मिथाइल ऑरेंज लिया है, नहीं लिया है, ध्यान से समझना। फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आया, कलर चेंज हुआ, हमें पता चल गया क्योंकि फिनोफ्थलीन हमने काम में लिया था, ठीक है, कि रिएक्शन हो गई। फिर HCl डालता गया, आप डालते गए, सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट भी आया होगा, बिल्कुल आएगा तो सही। लेकिन आपने
मिथाइल ऑरेंज तो काम में लिया ही नहीं, जो कि क्या है, सूटेबल इंडिकेटर है किसके लिए, सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए। अब जब आपने सूटेबल इंडिकेटर काम में नहीं लिया, तो अब आप यहाँ पर पूरी ब्यूरेट को भी खाली कर दो ना, तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट कब आया। भले ही वो आके निकल गया हो, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। क्लियर है? आपको केवल और केवल फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट ही पता चलेगा। ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। इसको हम न्यूमेरिकल्स जब करेंगे ना इससे रिलेटेड, तब हम इस चीज़ को काम में भी लेंगे, ठीक है? वहाँ इसकी इंपॉर्टेंस भी आपको पता चलेगी। तो सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट will not be detected। क्लियर है? मतलब ये आपको की रिएक्शन करनी है, आपको टीचर ने आपको एक्सपेरिमेंट दिया करने के लिए, फिनोफ्थेलिन डाल के ये आपको दिया, ठीक है? और पूछा, कहा कि रीडिंग लेके आओ। आपने फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट की रीडिंग ले ली, ठीक है? मान लो यहाँ पे स्टार्टिंग में 100 ml था, 40 ml तक आ गया, आपने रीडिंग ले ली भैया कि 40 ml तक आपका फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया है। चलो ठीक है। सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए आप पूरी ब्यूरेट को भी खाली कर दोगे, तो भी सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट आपका नहीं आएगा। तो आप क्या कहोगे कि सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट आया ही नहीं है। बिल्कुल आप तो यही कहोगे ना, क्योंकि आपको कोई भी रीडिंग नहीं मिली है। भले ही वो आया होगा, बट आपको उसकी कोई रीडिंग नहीं मिली है। इसका मतलब वो, आप क्या कहोगे कि वो आपको मिला ही नहीं है। क्लियर है? इसका मतलब जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ एक ट्रिक हम काम में लेंगे। क्या ट्रिक काम में लेंगे कि इन केस ऑफ फिनोफ्थेलिन HPH, in case of phenolphthalein only 50% neutralization will occur। जब आप फिनोफ्थेलिन काम में लोगे तो 50% रिएक्शन होगी, ये वाली रिएक्शन हुई। क्यों? क्योंकि आप केवल और केवल इसकी रीडिंग ले पाए हो, इसकी रीडिंग ही नहीं ले पाए हो, इसलिए आपके लिए ये रिएक्शन नहीं हुई है। तो इस ट्रिक को हमें काम में लेना है कि इन केस ऑफ फिनोफ्थेलिन ओनली 50% न्यूट्रलाइजेशन विल अकर। क्लियर है? चलिए, ये तो बात हुई कब, जब हम केवल फिनोफ्थेलिन को काम में लेते हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं जब हम मिथाइल ऑरेंज को काम में लेंगे। एक बार आप इसे नोट कीजिए। क्लियर है? तो ओनली फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट अकर होगा यहाँ पे, ठीक है? मतलब फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पर आपका क्या होगा, कलर चेंज होगा, ठीक है ना? आप चाहो तो लिख भी सकते हो, इट विल डिटेक्ट फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट एंड कलर चेंज इज ऑब्जर्व हियर। क्लियर है? चलिए, सेकंड हम बात करते हैं जब आप फिनोफ्थेलिन को काम में नहीं लेते हो और किसको काम में लेते हो, मिथाइल ऑरेंज को। व्हेन ओनली मिथाइल ऑरेंज इज ऑब्जर्व, ठीक है? फिर से रिएक्शन लिखते हैं। Na2CO3 प्लस HCl रिएक्शन करके क्या बनाएगा, NaHCO3 प्लस Cl माइनस, जो एक Na प्लस के साथ रिएक्शन करके NaCl बना लेगा, ठीक है? यहाँ पर आएगा आपका फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट। क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर अब हमने HPH की जगह हमने काम में ले लिया, ये तो फर्स्ट में लिया था, अब हमने काम में ले लिया मिथाइल ऑरेंज, सेकंड इंडिकेटर, ठीक है? उसको हटा दीजिए, हमने काम में लिया मिथाइल ऑरेंज, ठीक है? तो अब आप मुझे बताइए, क्या यहाँ पर फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आपको ऑब्जर्व होगा? नहीं होगा, आया होगा बट आपको ऑब्जर्व नहीं हुआ है, ठीक है ना? चलिए, तो इसका मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि द फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट
will not be detected here. ठीक है, मतलब कोई कलर चेंज होगा ही नहीं, आपको पता चलेगा ही नहीं। आप HCl मिलाते जा रहे हो, 40 ml पर उसको आना था फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट को, वो आया भी होगा, लेकिन आप नीचे से जाते जा रहे हो 50, 60, 70, 80 तक कर दिया आपने, ठीक है, तो भी आपको फर्स्ट नहीं मिला है। क्लियर है? बट ये रिएक्शन तो हो ही रही है। चलिए, अब आपने और HCl मिला रहे हो आप साथ में, फिर से रिएक्शन होगी NaHCO3 की HCl के साथ में, क्या बनेगा आपके पास H2CO3 प्लस Cl माइनस, यहाँ मिलेगा आपको सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट। और सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट को कौन डिटेक्ट करता है? मिथाइल ऑरेंज डिटेक्ट करता है। वो डिटेक्ट कर लेगा, कलर चेंज शो कर देगा कि भाई 80 ml पे आपका सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट आ चुका है। फर्स्ट का तो पता नहीं चला कि चलो फर्स्ट का तो नहीं आया कि किस ml पे था, लेकिन सेकेंड का हमें पता चल चुका है कि आपका सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट आ चुका है। ये ध्यान रखना है, द सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट will be observed by मिथाइल ऑरेंज। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर जब हम मिथाइल ऑरेंज को काम में लेंगे, लास्ट केस में हमने 50% न्यूट्रलाइजेशन लिया था, यहाँ हम कितना न्यूट्रलाइजेशन लें, या आपके अकॉर्डिंग कितने परसेंट रिएक्शन हुई होगी? 50%? नहीं, यहाँ पर आपकी जो रिएक्शन हुई है वो कंप्लीट हुई है 100%। हम कितनी लेकर के चलते हैं? 100%। क्यों? क्योंकि देखिए, हमने 100 ml की ये आपकी ब्यूरेट ली थी, ठीक है, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट मान लो 60 पे आना था, नहीं आया, चलो ठीक है। सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट 20 पर आ गया, 20 पर आना था और 20 पर आ गया, डिटेक्ट हो गया। अब मुझे ये बताइए, अगर सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट आया है तो इसका मतलब ये तो फिक्स है ना कि कहीं ना कहीं बीच में फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट भी आया होगा, मतलब ये रिएक्शन हुई होगी, उसके बाद ही ये बना होगा और फिर आपका सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट आया होगा। और अगर सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट आया और उसकी क्या है, आपको रीडिंग भी मिली है, फिक्स रीडिंग भी मिली है, इसका मतलब फर्स्ट हुई होगी तभी आपका सेकेंड आया है। लास्ट केस में क्या था, आपको मान लो पता चला था कि 100 पे ये है और 60 पे आपको सेकेंड इक्विवेलेंस फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट मिल गया, ठीक है, वो आपने डिटेक्ट कर लिया। उसके बाद भले वो 20 पर आना था सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट, आपको ऑब्जर्व हुआ नहीं हुआ, आप HCl डालते गए, कितना भी डालते जाओ, चाहे 1 लीटर HCl डाल दो, आपको सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट वाले केस में जो सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट था वो नहीं मिला, इसका मतलब आपकी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई, ऐसा माना जाता है, ठीक है, क्योंकि हमें सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट मिला ही नहीं है, ऑब्जर्व ही नहीं हुआ है, इसका मतलब रिएक्शन कंटिन्यू चल रही है, आप मिलाते जाओ HCl। जबकि इस केस में क्या है, आपका सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट आपको मिल चुका है, इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं बीच में फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट भी होगा और वो 100 से 20 के बीच में ही होगा। लेकिन सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट की आप रेंज बता सकते हो क्या? हाँ भाई, फर्स्ट तो 60 पे मिल गया, फिनोफ्थेलिन के केस में 60 के नीचे कितने ml पर सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट मिला, आप बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। क्यों? क्योंकि कभी मिलेगा ही नहीं। इसलिए फिनोफ्थेलिन के केस में माना जाता है कि आपकी जो रिएक्शन है वो केवल और केवल 50% हुई है और आपने केवल फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट ऑब्जर्व किया है, मेजर किया है। जबकि मिथाइल ऑरेंज के केस में क्योंकि सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट आपको एंड पॉइंट मिल चुका है, सेकेंड वाला पॉइंट मिल चुका है, सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट, इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट मिला होगा और उसकी रेंज आप बता सकते हो कि हाँ भाई 100 से 20 के बीच में रहेगी कहीं ना कहीं, ये फिक्स है। इसलिए इसको माना जाता है कि इस केस में मिथाइल ऑरेंज के केस में आपका जो न्यूट्रलाइजेशन है, आपकी जो रिएक्शन कंप्लीट हुई है वो 100% हुई है। क्लियर है? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये हम क्वेश्चंस में काम में लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। इन केस ऑफ मिथाइल ऑरेंज the 100%
न्यूट्रलाइजेशन विल अकर। ठीक है, तो फिनोफ्थलीन जब हम काम में लेते हैं तो हम 50% रिएक्शन मानते हैं। ठीक है, जबकि मिथाइल ऑरेंज हम काम में लेते हैं तो हम 100% रिएक्शन मानते हैं। 100% न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, रिएक्शन कंप्लीट हुई है। ठीक है, इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे आपके न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। ठीक है, अभी मैं आपको एक चार्ट बनाता हूँ। ठीक है, जैसे Na2CO3 था वैसे ही NaHCO3 NaOH वर्सेज HCl आप रिएक्शन कराते हो, तो वो चार्ट फॉर्म में मैं आपको बताऊँगा, उसको आपको बस एक बार देख लेना है ध्यान से, और उससे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे न्यूमेरिकल वाले, जो हम उससे रिलेटेड करेंगे। ठीक है, तो अभी तक आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको वो चार्ट बना देता हूँ। चलिए मैं आपको चार्ट फॉर्म में बना के बता देता हूँ, जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, बाकी आपके सारे क्वेश्चन आपको उसी से करने हैं। ये समझ में आए नहीं आए, समझ में तो आ जाना चाहिए, वैसे इतना टफ नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल रिलेटेड चीज़ें, लैब से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो हो सकता है आप लोगों ने प्रैक्टिकल किए नहीं हो लैब वगैरह में, तो हो सकता है कम आए, बट आप इजी तरीके से समझ सकते हो। जैसे मान लो हमने कंपाउंड लिया, जो भी हम कंपाउंड लेंगे, और हमने एक तो काम में लिया फिनोफ्थलीन और एक काम में लिया मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। ठीक है, जब हम NaOH काम में लेते हैं कंपाउंड, या फिर NaHCO3 या फिर आपका Na2CO3, आपको क्वेश्चंस अधिकतर इनके ऊपर ही मिलेंगे मैक्सिमम। NaOH वर्सेज HCl, NaHCO3 वर्सेज HCl, Na2CO3 वर्सेज HCl, सबके एसिड के साथ रिएक्शन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में आपको जितने भी इंडिकेटर होते हैं वो सब को ये माना जाता है कि 100% न्यूट्रलाइजेशन होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में। तो HPH और MEOH दोनों 100% आपका क्या करेंगे, रिएक्शन शो करेंगे। ठीक है, 100%, मतलब यहाँ पे 100% न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, आप चाहे कोई सा भी इंडिकेटर काम में लो। ठीक है, NaHCO3 के NaHCO3 कब बनता है, जब फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाता है, मतलब सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट पर। ये NaHCO3 कहाँ गया, NaHCO3 आपका सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट पर। ठीक है, अब NaHCO3 सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट को आपको फिनोफ्थलीन ऑब्जर्व कर पाता है, नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है ना, सिंपल, तो नो रिएक्शन। जब आप NaHCO3 की बात करते हो और HPH फिनोफ्थलीन आ जाता है, तो आपकी कोई रिएक्शन नहीं होती। लेकिन मिथाइल ऑरेंज 100% रिएक्शन करता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि NaHCO3 को कौन डिटेक्ट करता है, मिथाइल ऑरेंज डिटेक्ट करता है। ठीक है, ये आपका फिनोफ्थलीन जो होता है किसको डिटेक्ट करता है, Na2CO3 को डिटेक्ट करता है। जब हम Na2CO3 लेते हैं और फिनोफ्थलीन काम में लेते हैं, तो हम कितना परसेंट न्यूट्रलाइजेशन लेते हैं, 50%। तो फिनोफ्थलीन के केस में हम मानेंगे कि 50% आपका क्या हुआ है, न्यूट्रलाइजेशन हुआ है। ठीक है, यहाँ हमने नो रिएक्शन क्यों लिखी पता है ना, क्योंकि देखिए NaHCO3 वर्सेज HCl अगर आप लेते हो तो यहाँ पे आपको सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट मिलेगा, और सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट को कौन ऑब्जर्व करता है, मिथाइल ऑरेंज। अगर आप फिनोफ्थलीन ले लोगे तो आपको कोई रिएक्शन मिली होगी ही नहीं, तो आप उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाओगे, एक तरह से 0% है। ठीक है ना, जबकि Na2CO3 आप ले लेते हो और फिनोफ्थलीन काम में ले लेते हो, तो आपको केवल और केवल 50% न्यूट्रलाइजेशन होगा, मतलब फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट मिलेगा, सेकंड मिलता ही नहीं है। और मिथाइल ऑरेंज के केस में Na2CO3 दोनों ऑब्जर्व होते हैं, मतलब 100%। ये चार्ट आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। मिथाइल ऑरेंज के केस में तो सब 100% है, मिथाइल ऑरेंज के केस में तो सब क्या है, 100% है। लेकिन आपके फिनोफ्थलीन के केस में स्ट्रॉन्ग एसिड है, सब मेजर होंगे। NaHCO3 Na2CO3 तो मैंने बता ही दिया, Na2CO3 के केस में केवल फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट में ऑब्जर्व होगा, सेकंड नहीं होगा। सेकंड नहीं होगा इसलिए जब हम सेकंड को काम में लेते हैं तो नो रिएक्शन, और फर्स्ट Na2CO3 को काम में लेते हैं तो 50% न्यूट्रलाइजेशन होगा। क्लियर है, चलिए इसे एक बार आप नोट कर लीजिए।
तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बात की डबल टाइट्रेशन के बारे में। डबल टाइट्रेशन क्या होती है, कैसे करवाते हैं हम। 2 इंडिकेटर काम में लेते हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं आपकी डबल टाइट्रेशन। ठीक है, तो लैब वगैरह में ज़्यादा इसका यूज़ आता है। ठीक है, इतना टफ लगता है बट इतना टफ होता नहीं है ये। थोड़ा सा आराम से ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार समझ में नहीं है, दूसरी बार ट्राई कीजिएगा। ठीक है, आपको इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। रेडॉक्स जो चैप्टर है वो चैप्टर ही ऐसा है, बहुत जब समझ में नहीं आता था बहुत टफ लगता है, लेकिन जब एक बार आप इसको समझ लेते हो तो ये आपको बहुत सिंपल चैप्टर लगता है। ठीक है ना, और है भी सिंपल, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रहा छोड़ दिया, ऐसा काम नहीं चलेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा ट्राई कीजिए, मेहनत कीजिए, हो जाएगा। ठीक है, डबल टाइट्रेशन के लिए हमने ये चार्ट बना लिया है और नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, ताकि आपकी थोड़ी सी क्या हो प्रैक्टिस हो, तो आपको पता चले कि कैसे रिएक्शन होती है। क्लियर है? चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।